दो लड़का जो है मिलने के लिए आया हुआ है, बाहर वेट कर रहा था, सोचे बुला लेते हैं, बाहर का है वेट करेगा। आइए दोनों आदमी आइए। नियुक्ति पत्र लेके ना आए हैं हो? के दिया है नियुक्ति पत्र? विशाल कुमार, हाँ विशाल जी, खुश रहिए। हो गया। बिरजू कुमार, हाँ मिठाई तो खाइबे करेंगे ना हम। बिरजू जी मुंगेर जिला के हैं और विशाल जी भी मुंगेर, दोनों मुंगेर जिला के हैं हो, दोनों घर पासे में है। ओ चलिए, सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। अब तो आप लोग बिहार सरकार के नज़दीक रहेंगे। कौन सा पोस्ट मिला आपको? एएसओ, यानी सचिवालय सहायक, यानी अब नाम चेंज हो गया है। ठीक है, आपको आपको सेम पोस्ट मिला है। चलिए, दोनों सचिवालय साहब तो सरकार के नज़दीक रहिएगा। नीतीश कुमार के नज़दीक रह करके काम करने का अवसर प्राप्त होगा आप लोगों को। सचिवालय में जॉब लगा है, बहुत बहुत बधाई। मिठाई तो हम खा ही लेंगे, दीजिए ना, हम खा लेते हैं, आप लोग को खिला देते हैं। रुकिए ना, आपको खिलाएंगे ना। अरे सुनिए, एक बात जानिए। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था तो पहला स्टेटमेंट मेरा यही था, विद्यार्थी सफल होता है तो उसमें सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। समझ गए? तो इस मिठाई के सबसे बड़े हकदार जो है आप हैं, हम लोग तो थोड़ा बहुत हैं। समझ गए? तो इस मिठाई के सबसे बड़े हकदार आप स्वयं हैं। आपका मेहनत देखिए, हमसे हजारों विद्यार्थी पढ़ा है लेकिन सफल जो है बहुत कम होता है। समझ गए? देखिए, जो सत्य बात है, सत्य चीज को बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करता है, हम सत्य बात को एक्सेप्ट करते हैं। अगर रिजल्ट टीचर के ऊपर डिपेंड करता तो हमको लगता है सबका रिजल्ट हो जाता। तो रिजल्ट स्टूडेंट कम टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए? और सबसे ज्यादा आपके सफलता में सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है। 100% में 70% आपके स्वयं का योगदान है। 30% में टीचर है, फिर आपके मम्मी पापा है, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं और इन्वायरमेंट है। समझ गए? ये चीज है, ऐसा मेरा मानना है। बाद बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमको नहीं पता है। समझ गए? तो इस मिठाई के हकदार आप लोग हैं, तो हम आपको खिला देते हैं। समझ गए? रुकिन 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 रुकिन, दोनों की तरफ से खाएंगे। ठीक है, मिठाई बहुत बड़ा है। लीजिए, खाइए, पहले आप लोग खाइए, उसके बाद हम तो खेबे करेंगे। ठीक है, जाइए खा लेंगे। आपको हम नहीं खिलाए हैं, थोड़ा सा तोड़ के खिलाइए ना, खा लीजिए। अब देखिए, हम भी खा लिए हैं। अच्छा, ये तो रख लेंगे, ये तो मेरा है। चलिए लीजिए, खिला देते हैं। स्पेशल ना है ये हमारे लिए, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। देख लिए ना, स्पेशल है हमारे लिए ही है। किताब जी लाना नहीं चाहिए? लीजिए, संस्थान की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। किताब मंगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए, मिलने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए अपना ज्वाइनिंग लेटर, खोल दें एकदम, सारा डॉक्यूमेंट है आपका ना। ये जो दिया है हो, ये रैंक बैच दिया है कि ऐसे एज इट इज?
कुछ को तो कल भी नहीं देगा हो। नहीं सर, आज ही देगा। आज ही सबको। यस सर। ओ आज 2 शिफ्ट में है सर। 500 से 900 तक सुबह वाले शिफ्ट में, 900 से 1300। चलिए बस यही कहेंगे कि कितने भाई बहन और हैं आप? हम 2 भाई 1 बहन है। हाँ, तैयारी करते थे ऑनलाइन बैच। ऑनलाइन बैच। चलिए उसके बाद जो है बिरजू जी हैं। जी सर। कितने भाई बहन हैं आप? सर हम 7 भाई बहन है, 5 भाई 2 बहन। 5 भाई 2 बहन। सबसे छोटे आप हैं? 6ठे नंबर पे एक छोटी मेरी बहन है। पढ़ती लिखती है ना? जी सर, उनकी शादी हो गई। शादी हो गया। शादी है। अगर कोई पढ़ने लिखने वाला होगा ना घर में तो पढ़ाइएगा लिखाइएगा, बस यही बोलेंगे और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आगे। ठीक है, चलिए आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, समझ के बहुत अच्छा लगा हमको। खुश रहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट है ये सब। ठीक है, चलिए ठीक। लीजिए, ले जाइए मिठाई हो, रख दीजिएगा, हम लेके जाएंगे। इन्हें आप लोग खा लीजिएगा। चलिए अब आइए। जूठा नहीं खिलाए, जहां से जूठा था ना उसको हम तोड़ के खा गए थे। चलिए अब आइए, आ जाइए। वेट कर रहा था यहाँ गेट पे, समझे, तो हम सोचे कि जब इतना देर वेट किया है तो स्टेज पे बुला लेते हैं। किस हड़प्पाई स्थल से शवों के अंत्येष्टि के 3 विधियों के प्रमाण मिले? देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात हम आपको बता रहे हैं, हड़प्पा काल से संबंधित प्रश्न है। हड़प्पा काल में जो अंतिम संस्कार होता था, अंतिम संस्कार मतलब मृत्यु के बाद जो दफनाया जाता है या जलाया जाता है, वही अंतिम संस्कार कहलाता है। तो हड़प्पा काल में अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। और हड़प्पा काल में अंतिम संस्कार की जो 3 विधियां प्रचलित थी, एक था आंशिक, दूसरा था पूर्ण, एक था आंशिक समाधान, वही आंशिक समाधान, दूसरा था पूर्ण समाधान, और तीसरा दाह संस्कार। तीसरा दाह संस्कार। अलग अलग भागों में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अंतिम संस्कार के अलग अलग विधियां प्रचलित थी। लेकिन हड़प्पाई स्थलों में एक बड़ा हड़प्पाई स्थल था राजस्थान में स्थित कालीबंगा। और राजस्थान में स्थित जो कालीबंगा बड़ा हड़प्पाई स्थल था, यहां अंतिम संस्कार के तीनों विधियां प्रचलित था। मतलब यहां पर जो है दाह संस्कार की विधियां भी प्रचलित थी, यहां पर आपको आंशिक समाधान भी था और पूर्ण समाधान भी था। तीनों प्रकार की विधियां जो है आपको कालीबंगा में प्रचलित था। कालीबंगा राजस्थान में है और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी हरियाणा में है। भारत में स्थित सभी हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखी गढ़ी। चनहुद्रो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। और बनावली कहां है? हरियाणा में, हरियाणा में है। सबसे उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण कहां से मिला? वनावली से मिला। कहां से? वनावली से मिला है। अलंकृत हाथी, लिपस्टिक, कंघा, ये सब का प्रमाण कहां से मिला है? चनहुद्रो से, चनहुद्रो से मिला है। समझ गए? याद रखिएगा। किस हिंदू ग्रंथ में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महिलाओं के अधिकार की संपत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है याज्ञवल्क्य स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में। और देखिए जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, इसके ऊपर 2 टीका लिखा गया है। इसके ऊपर जो 2 टीका लिखा गया है, एक मिताक्षरा नाम से लिखा गया है और दूसरा जो है आपको दायभाग नाम से लिखा गया है। दायभाग नाम से लिखा गया है। जो मिताक्षरा है, मिताक्षरा की रचना आपको विज्ञानेश्वर ने किया है, विज्ञानेश्वर ने किया है। और दायभाग की अगर हम लोग बात करें तो दायभाग की रचना किया है आपको जीमूतवाहन, जीमूतवाहन ने किया है। तो जो आपको मिताक्षरा और दायभाग नामक साहित्य है, ये दोनों याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर लिखा गया जो है आपको टीका है। समझ गए? और सभी स्मृति ग्रंथों में जो सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ माना जाता है वह आपको मनु स्मृति को माना जाता है। फिर जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की अगर आप बात करेंगे
तो सभी ब्राह्मण ग्रंथों में देखिए, वेद को समझने के लिए ही सभी वेदों के ऊपर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। उसमें यजुर्वेद के ऊपर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, और यजुर्वेद के ऊपर जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। और जो जबालोपनिषद है, यहां से 4 आश्रम, मानव जीवन को जो 4 आश्रम में बांटा गया है, उसकी चर्चा जो है आपको जबालोपनिषद में देखने को मिलता है। भारत में गंधार शैली की कला का विकास प्रभावित है। यानी प्रश्न यह पूछा जा रहा है, भारत में गंधार शैली कला का विकास किसके आगमन से हुआ है? तो भारत में गंधार शैली कला का विकास जो है आपको यूनानियों के आक्रमण से हुआ है। यूनानियों के आक्रमण से हुआ है। और जो गंधार कला शैली है, गंधार कला शैली जो है भारतीय और यूनानियों का मिश्रण है। भारतीय कला शैली और यूनानी कला शैली का मिश्रण है आपको गंधार कला शैली। मौर्य काल में अदेवमात्रिक भूमि किसे कहा जाता था? देखिए, मौर्य काल में अदेवमात्रिक भूमि, देखिए ध्यान दीजिएगा, वैसी भूमि जहां पर बिना वर्षा के भी या बिना पानी के भी खेती हो जाता था, उसी भूमि को मौर्य काल में अदेवमात्रिक भूमि कहा जाता था। तो मौर्य काल में अदेवमात्रिक भूमि उसे कहा जाता था जहां बिना वर्षा द्वारा खेती हो जाती थी। इनमें से किसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से रहा है? हरिसेन, वीरसेन, पृथ्वीसेन, पर्णदत्त। देखिए ध्यान दीजिएगा, हरिसेन की अगर आप बात करेंगे तो हरिसेन का संबंध रहा है समुद्रगुप्त से। हरिसेन का संबंध रहा है समुद्रगुप्त से। हरिसेन का दरबारी कभी नहीं था जी। समुद्रगुप्त का दरबारी कभी था हरिसेन। और इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। और हरिसेन ने जो है आपको प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना है आपको हरिसेन ने किया है। और अगर प्रयाग प्रशस्ति लेख पर आप यकीन करें तो आपको यह मानना होगा कि समुद्रगुप्त को अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा। वीरसेन का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक था वीरसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक था वीरसेन। संधि विग्रहक का मतलब क्या होता है? युद्ध एवं शांति का मंत्री। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक अर्थात युद्ध एवं शांति का मंत्री था आपको वीरसेन। वही आपको पृथ्वीसेन और पर्णदत्त। पृथ्वीसेन की अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वीसेन का संबंध है आपको कुमारगुप्त से। पृथ्वीसेन का संबंध है कुमारगुप्त प्रथम से। वही कुमारगुप्त प्रथम जिन्होंने नालंदा में विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया? कुमारगुप्त प्रथम। तो जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया उस कुमारगुप्त का मंत्री हुआ करता था पृथ्वीसेन। फिर आपको जो पर्णदत्त है, पर्णदत्त का संबंध स्कंदगुप्त से है। पर्णदत्त का संबंध किससे है? स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त, वही स्कंदगुप्त के विषय में हम आपको बता रहे हैं जिस स्कंदगुप्त के समय हूण आक्रमण होने प्रारंभ हुए थे। सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय में ही जो है आपको हूण आक्रमण हुआ था। और इस हूण आक्रमण से गुप्त साम्राज्य सबसे ज्यादा विचलित हुआ था। गुप्त साम्राज्य हूण आक्रमण से जो है आपको सबसे ज्यादा विचलित हुआ था। स्कंदगुप्त का मंत्री था पर्णदत्त और कुमारगुप्त का मंत्री था पृथ्वीसेन। आंसर हो जाएगा वीरसेन। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन सुल्तान अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था? सल्तनत कालीन सुल्तानों में बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी जो है अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। और बहलोल लोदी की अगर आप बात करेंगे, लोदी वंश का संस्थापक था। और जो लोदी वंश है भारत में शासन करने वाला पहला अफगानी मूल का वंश है। भारत में शासन करने वाला पहला अफगानी मूल का वंश लोदी वंश था। और उस वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की, अर्थात भारत में प्रथम अफगानी सत्ता का संस्थापक माना जाता बहलोल लोदी को।
ये अपने सरदारों का काफी ज्यादा सम्मान किया करता था, अपने सरदारों के खड़ा रहने पर यह भी खड़ा रहा करता था, और ये अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। कल के क्वेश्चन को आप याद कीजिए, कौन सुल्तान कहा था अगर मैं अपने गुलामों को भी पालकी में बैठा दूं और अपने सरदार को कहूं कंधा पे उठा ले, तो कंधा पे उठा लेगा सिकंदर लोदी। कल भी ये बात हम आपको बताए हुए थे, समझ गए? तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। वही जहां भारत में अफगानी वंश का प्रथम संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है, वही भारत में अफगानी वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो सूरी वंश को स्थापित किया था, वह द्वितीय अफगानी वंश के तौर पर जो है इतिहास में आपको जाना जाता है। अब इसमें सिकंदर लोदी के विषय में एक बात और आप याद रखिएगा, ऐसे एक प्रश्न कल बताए थे, एक बात और आप याद रखिएगा, इससे पहले भी और भी बहुत सारे प्रश्न सिकंदर लोदी से संबंधित आए हैं। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने ही स्थापित किया था, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा भी सिकंदर लोदी ने ही बनवाया था, समझ गए? और फिरोज शाह तुगलक की अगर हम लोग बात करें, दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए, सभी सुल्तानों में सबसे कल्याणकारी शासक जो है आपको फिरोज शाह तुगलक हुआ। इनके द्वारा ही जो है आपको दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा ही बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए रोजगार दफ्तर का निर्माण करवाया गया। सबसे ज्यादा दासों की संख्या, गुलामों की संख्या इन्हीं के समय हुआ करती थी, तो गुलामों की देखरेख हेतु जो है इन्होंने दीवाने बंदगान नामक एक दास विभाग का गठन किया था। इन्होंने ही दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग का गठन किया। इन्होंने ही दीवाने खैरात नामक दान विभाग का गठन किया था। फिर इल्तुतमिश की अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली को बनाया था। ऐबक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, उनकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम राजधानी लाहौर हुआ करती थी। लाहौर से हटाकर दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली बनाने का काम इल्तुतमिश ने ही किया था। मुगल वंश में सर्वप्रथम उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। मुगल वंश में सर्वप्रथम उत्तराधिकारी का युद्ध जहांगीर की मृत्यु के बाद हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के बाद हुआ था। देखिए क्या हुआ था, जानते हैं? देखिए, मुगल बादशाहों का एक से अधिक पत्नी, लगभग सब मुगल बादशाह का, अधिकतर मुगल बादशाह का यह कहानी था। अधिकतर मुगल बादशाह की एक से अधिक पत्नी। जहांगीर की भी कई सारी पत्नियां थी। जहांगीर की कई पत्नियों में एक रुखसाना बानो बेगम थी। रुखसाना बानो बेगम। जहांगीर को अपनी पत्नी रुखसाना बानो बेगम से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम था शहरयार। तो जहांगीर का बेटा शहरयार था और शहरयार की मां थी रुखसाना बानो बेगम। फिर जहांगीर की एक पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां, जहांगीर की एक पत्नी नूरजहां भी थी। नूरजहां का जब जहांगीर से विवाह हुआ था, उससे पहले नूरजहां का विवाह अली कुली बेग के साथ हुआ था। अली कुली बेग के साथ हुआ था, और नूरजहां को अली कुली बेग से एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, उसका नाम था लाडली बेगम। तो नूरजहां को अपने पहले पति अली कुली बेग से एक बेटी हुई थी, उसका नाम था लाडली बेगम। अली कुली बेग के निधन होने के बाद नूरजहां मुगल दरबार में रहने लगी, और जब मुगल दरबार में रहने लगी तो उसी दौरान नवरोज त्योहार मनाया जा रहा था मुगल दरबार में। तो जहांगीर का नजर पड़ा नूरजहां पर, और उसकी सुंदरता को देखते हुए जहांगीर नूरजहां से निकाह कर लिया। और इसके बाद नूरजहां जहांगीर की पत्नी हो गई। और फिर नूरजहां अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार के साथ करवाया, और नूरजहां ने अपना दामाद बना लिया शहरयार को। और जब जहांगीर का निधन हुआ तो नूरजहां यह चाहती थी कि जहांगीर का उत्तराधिकारी उसका दामाद शहरयार बने। तो नूरजहां के निधन होने पर, जहांगीर के निधन होने पर नूरजहां ने जहांगीर का उत्तराधिकारी शहरयार को घोषित कर दिया। लेकिन जहांगीर का बेटा था खुर्रम, जिसे इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। खुर्रम राजनीतिक तौर पर ज्यादा मजबूत था। खुर्रम ने
विरोध किया। और फिर खुर्रम और शहरयार, खुर्रम भी जहांगीर का ही बेटा था और शहरयार भी जहांगीर का ही बेटा था। जहांगीर के बाद बादशाह बनने को लेकर खुर्रम और शहरयार के बीच सर्वप्रथम उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ जहांगीर के मृत्यु के बाद। और यह सिलसिला लगभग तब तक चलता रहा जब जहांगीर के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनने को लेकर उत्तराधिकारी के युद्ध हुए, तो यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक मुगल सत्ता का अंत नहीं हो गया। तो आंसर हो जाएगा जहांगीर की मृत्यु के बाद। भोपाल के युद्ध संबंधित है। देखिए, जो भोपाल का युद्ध संबंधित है, भोपाल का युद्ध जो है आपको मराठा साम्राज्य से संबंधित है, मराठा साम्राज्य से संबंधित है। मराठा साम्राज्य आप सब लोग जानते हैं, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को माना जाता है। और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो है दो कर प्रचलित था, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी नामक जो है आपको दो कर मराठा साम्राज्य के अंतर्गत प्रचलित था। मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम, मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच दो युद्ध हुए हैं, चौथ और सरदेशमुखी को लेकर ही। एक हुआ है पालखेड़ा का युद्ध और एक हुआ है भोपाल का युद्ध। पालखेड़ा के युद्ध की अगर हम लोग बात करें, जो पालखेड़ा का युद्ध है यह हुआ है 1728 और एक हुआ है आपको भोपाल का युद्ध। भोपाल के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो भोपाल का युद्ध है यह 1737-38 यह दोनों युद्ध मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ है। इस समय मराठा पेशवा हुआ करता था बाजीराव प्रथम। इस समय मराठा पेशवा हुआ करता था बाजीराव प्रथम। और इस समय हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे निजामुल मुल्क। दोनों युद्ध में हैदराबाद के निजामुल मुल्क ही थे और दोनों युद्ध में मराठा साम्राज्य के पेशवा जो है आपको बाजीराव प्रथम ही थे। और दोनों युद्धों में पालखेड़ा का युद्ध जो कि 1728 में हुआ है और भोपाल का युद्ध जो कि 1737-38 में हुआ है, इन दोनों युद्धों में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की जीत हुई है। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की जो है आपको जीत हुई है और दोनों युद्धों में निजामुल मुल्क की हार हुई है। और इन दोनों युद्धों के माध्यम से हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर देना जो है आपको स्वीकार किया। मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर देना स्वीकार किया। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो भोपाल के युद्ध का संबंध है मराठा साम्राज्य और हैदराबाद से, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आंसर हो जाएगा मराठा साम्राज्य। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। वही भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय जाता है जेम्स हिकी। जेम्स ऑगस्टस हिकी को भारत में समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। और भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है वह है आपको द बंगाल गजट। द बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र है। यह समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा 1780 ईस्वी में जो है आपको शुरू किया गया था। 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो भारत में समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय दिया जाता है हिकी को और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया? कांग्रेस के 1908 के मद्रास अधिवेशन के दौरान। कांग्रेस के 1908 के मद्रास अधिवेशन के दौरान जो है आपको कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। और इस मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष ने। रास बिहारी घोष ने। इसके बाद 1909 लाहौर, 1909 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था, इस लाहौर में हो रहे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था।
और इस अधिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसी अधिवेशन में ही भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया गया था। 1909 के लाहौर अधिवेशन में ही भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय जो है आपको लॉर्ड रिपन को घोषित किया गया। 1903 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने किया था। लाल मोहन घोष ने किया था। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया। प्रथम कारखाना अधिनियम जो 1881 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, यह अधिनियम लाया गया था। यह अधिनियम बच्चों के शोषण को कम करने के लिए लाया गया था। यह बात किस आधार पर कह सकते हैं? तो यह बात इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में यह प्रावधान किया गया था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में शामिल नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह कही गई थी कि 7 से जो 12 आयु वर्ग के बच्चे हैं उन्हें अधिक से अधिक 9 घंटा ही कारखाना में काम करने दिया जाएगा, उससे अधिक समय के लिए कारखाना में उन्हें काम करने नहीं दिया जाएगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 है जो कि रिपन के समय आया था, यह बच्चों को शोषण से बचाने का काम किया। वहीं द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आया है। द्वितीय कारखाना अधिनियम जो 1891 में आया है यह लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया है। और यह अधिनियम महिलाओं को शोषण से बचाने का काम करता है। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में बच्चों को शोषण से बचाता है और द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आया जो महिलाओं को शोषण से बचाता है, महिला को शोषण से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन सा विकल्प सही नहीं है मतलब कौन गलत है? समाचार पत्र और संपादक, बंगदूत द्वारकानाथ टैगोर सही है। मिरातुल अखबार सर सैयद अहमद खान नहीं। मिरातुल अखबार की शुरुआत की गई है राजा राम मोहन डाय। फिर सर सैयद अहमद खान के द्वारा सभ्यता और नैतिकता या तहजीबुल अखलाक नामक समाचार पत्र निकाला गया था। उदंड मार्तन जुगल किशोर सही है। द हिंदू वीर राघवाचारी सही है। आंसर हो जाएगा बी, यही सही सुमेलित नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर का गांधी जी के बारे में कथन, भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। यह कथन संबंधित है। यह संबंधित है पूना पैक्ट से। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी, उस सांप्रदायिक पंचाट के घोषणा के खिलाफ ही महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 ईस्वी से आमरण अनशन पर बैठ गए। और जब गांधी जी 20 सितंबर 1932 ईस्वी से आमरण अनशन पर बैठे तो उन्होंने यह घोषणा किया कि जब तक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा वापस नहीं होती है तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। जब तक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा वापस नहीं होती है तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। यह घोषणा जो है आपको किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तत्पश्चात मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद सबके सहयोग से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो है पूना के यरबदा जेल में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है। अब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच ही समझौता क्यों हुआ? देखिए, गांधी जी जो पूना के यरबदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठे थे सांप्रदायिक पंचाट के घोषणा के खिलाफ,
और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पर किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पर ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो अगर भीमराव अंबेडकर चाहते तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसे वापस ले सकते थे। तो इसी वजह से जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सांप्रदायिक पंचायत को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने पर वापस ले, इसी को लेकर जो है पुनः पैक्ट या पुनः समझौता जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। इसी आमरण अनशन से काफी प्रभावित रविन्द्रनाथ टैगोर हुए और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है गांधी जी को लेकर जो है यह बात कही कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पूना पैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के क्रांति का प्रशासनिक कारण नहीं था? लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें तो यह 1857 की क्रांति का जो है राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण था, यह प्रशासनिक कारण नहीं था। खुटकट्टी भूमि व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कौन सा था? खुटकट्टी भूमि व्यवस्था के विरुद्ध जो है आपको मुंडा विद्रोह था। मुंडा विद्रोह था जो विद्रोह 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है आपको चला था। यही मुंडा विद्रोह जो है खुटकट्टी भूमि व्यवस्था के विरुद्ध में हुआ था। अब खुटकट्टी भूमि व्यवस्था क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा। मुंडा एक जनजाति है। मुंडा जनजाति के लोग सामूहिक रूप से खेती किया करते थे। सभी मुंडा जनजाति के लोग एक साथ ही खेती किया करते थे। तो मुंडा जनजाति के लोग जो सामूहिक खेती किया करते थे उसी को खुटकट्टी भूमि व्यवस्था कहा जाता था। इससे अंग्रेजों को राजस्व काफी कम प्राप्त होता था। जब मुंडा जनजाति के लोग सामूहिक खेती करते थे तो अंग्रेजों को बहुत कम राजस्व जा पाता था। अंग्रेजों को अधिक से अधिक राजस्व चाहिए थी, जिस वजह से अंग्रेजों ने खुटकट्टी प्रथा को समाप्त कर दिया, अर्थात सामूहिक खेती की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और कहा मुंडा जनजाति के सभी लोग अपना अलग अलग खेती करेंगे, सभी लोग अपना अलग अलग खेती करेंगे। इससे अंग्रेजों को अधिक राजस्व मिल सकता था, इससे अंग्रेजों को अधिक राजस्व मिल सकता था। जबकि मुंडा जनजाति के लोग यह चाहते थे, नहीं, हम पहले से चली आ रही प्रथा, हम सामूहिक खेती ही करेंगे, सामूहिक खेती में ही जो है उनका विश्वास था। तो इसी वजह से मुंडा विद्रोह हुआ और मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह या महान विद्रोह के नाम से भी जो है आपको जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। बजट पेश करने का अधिकार गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही मिल गया था, लेकिन भारतवर्ष में पहली बार बजट पेश हुआ 1860 में। 1860 में पेश किया गया था और जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। और पंचायत का चुनाव जो है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं करवाया जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव करवाता है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो पंचायत के लिए चुनाव करवाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। और पंचायत के लिए चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 243 का के आई में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है और अनुच्छेद 243 के में जो राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा है, राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायत के लिए चुनाव करवाने का काम करता है। उसी प्रकार से जो नगरपालिका है, नगरपालिका के लिए भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है और नगरपालिका के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसकी चर्चा है अनुच्छेद 243 ZA में। अनुच्छेद 243 ZA में
नगरपालिका के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी चर्चा है। पंचायत के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी चर्चा अनुच्छेद 243 के में है। पंचायत के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 243 के में है। और नगरपालिका के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 243 जेड ए में है। अनुच्छेद 243 जेड ए में है। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची को तैयार करता है प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया? 5वां संविधान संशोधन। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया जो है आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुआं, तालाब एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? यह प्रावधान करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। कंफ्यूज नहीं होइएगा। अनुच्छेद 15। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए मौलिक कर्तव्य टोटल कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11 मौलिक कर्तव्यों में समझ गए इसमें कौन नहीं है? आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा ए नंबर आंसर कैसे होगा, समझिएगा आप। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 21 के क में है। और अनुच्छेद 21 के क के तहत यह एक प्रकार का क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। समझ गए? तो यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। और मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है उसी को चुनना है। आंसर हो जाएगा ए। अब समझिएगा जो 11 मौलिक कर्तव्य है उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य यह है, भाषा पे थोड़ा गौर कीजिएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य यह है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा आप अनिवार्य तौर पर उपलब्ध करवाएं। तो मौलिक कर्तव्य में दूसरी भाषा है और मौलिक अधिकार में दूसरी भाषा है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के क में यह कहा गया है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा। गौर कीजिएगा, अनुच्छेद 21 के क में यह कहा गया है कि राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। मौलिक अधिकार में यह बात है, राज्य सरकार का यह कर्तव्य हो गया 21 के क में। वही मौलिक कर्तव्य में यह बात है कि माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा निश्चित तौर पर उपलब्ध करवाएं। तो दोनों में कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? दोनों में डिफरेंस है ना जी? एकदम से दोनों में डिफरेंस है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा? दोनों में डिफरेंस है। समझ गए? अब बाद बाकी ई मौलिक कर्तव्य है, ये भी है, ये भी है। आंसर हो जाएगा ए। कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का यह तो अधिकार है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार, अधिकार को हस्तगत करने का अधिकार मतलब अधिकार को बढ़ाने या घटाने का अधिकार। हस्तगत का मतलब बढ़ाने या घटाने का अधिकार। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं होता है, बल्कि हस्तगत करने का अधिकार होता है भारत की संसद को। हस्तगत करने का अधिकार होता है भारत की संसद को, भारत की संसद को होता है। और जो आपको भारत
कि संसद होता है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि कर सकता है, लेकिन कमी नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का हाँ करते हैं। संसद का सत्रावसान करने का हाँ करते हैं राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर 1960 के दशक में राज्यसभा के सदस्य संभवतः बने थे, 2 कार्यकाल के लिए बने हैं ये। मंत्री परिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से बड़ा, कैबिनेट से छोटा, किसी तरह कैबिनेट से संबंधित नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एगो होता है मंत्रिमंडल और एगो होता है मंत्री परिषद। एगो होता है मंत्रिमंडल, एगो होता है मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, ठीक है। देखिए आप सब लोग जानते हैं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री जो 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल, मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री हो। मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री हो, सिर्फ कैबिनेट मंत्री हो, उसे कहा जाता है मंत्रिमंडल। वही मंत्रियों का वैसा समूह जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री तीनों हो, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों हो, उसे कहा जाता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। अब आप स्वयं सोच करके देखिए, मंत्री परिषद कैबिनेट के बिल्कुल समान है? नहीं, कैबिनेट से बड़ा है, निश्चित तौर पर कैबिनेट से बड़ा है। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट होता है और यहां पर मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सब होता है, तो निश्चित तौर पर मंत्री परिषद जो है कैबिनेट से बड़ा निकाय है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की। अंतिम जिम्मेदारी होती है संसद की, क्योंकि देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 151 के तहत अपना रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसको रखवाता है संसद के पटल पर और संसद ही अपनी संसदीय समिति लोक लेखा समिति से उसकी जांच करवाता है और फिर फाइनल रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपा जाता है। तो जो फाइनल टिप्पणी की जाती है वह आपको भारत की संसद के द्वारा। सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में, केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सर्वप्रथम बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह किसका विचार था? योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह अशोक चंद्रा का विचार था। अशोक चंद्रा का विचार था। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं। देखिए कल के सेशन में आप याद कीजिए, कल के सेशन में हम एक बात बताए थे, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग होता है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, ये अपना त्यागपत्र देते हैं भारत के राष्ट्रपति को। वरीयता अनुक्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ठीक नीचे कौन आता है? सब आता है। कहिएगा कैसे सब आता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो वरीयता क्रम है, वरीयता क्रम जारी हुआ है 26 जुलाई 1979। पहला रैंक है राष्ट्रपति का, दूसरा रैंक है आपको उपराष्ट्रपति का, फिर तीसरा रैंक की अगर हम लोग बात करें, तीसरा रैंक है प्रधानमंत्री का, चौथा रैंक है राज्यों में राज्यपाल का, पांचवा रैंक है भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 का कमा रैंक है उप प्रधानमंत्री। फिर जो है आपको छठा रैंक है
लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनका छठा रैंक है। फिर सातवां रैंक की अगर आप बात करेंगे तो जो सातवां रैंक है, सातवां रैंक है राज्यों का मुख्यमंत्री, राज्यों का मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, इस सब का सातवां रैंक है। फिर आपको 7 का कमा रैंक है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति। फिर 8वां रैंक है राजदूत, राजदूत और राज्य से बाहर, अपने अपने राज्य से बाहर मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और फिर 9वां रैंक है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को छठा रैंक है और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 9वां रैंक है। फिर 9 का कमा रैंक, 9 के कमा रैंक की अगर आप बात करेंगे तो 9 का कमा रैंक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, इन सभी को 9 का कमा रैंक दिया गया है। 9 का क, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी को 9 का कमा रैंक दिया गया है। तो वरीयता अनुक्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ठीक नीचे कौन आता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ठीक नीचे एबीसी तीनों आता है, क्योंकि तीनों को एक समान ही रैंक दिया है 9 का क। बना लिए, आगे। होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? होलकर ट्रॉफी का संबंध है ब्रिज से। संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट को अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को अनुमोदित करने की जिम्मेदारी होती है महासभा, महासभा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होते हैं उन्हीं के द्वारा बजट पेश किया जाता है। जैसे भारत के भीतर केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करता है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है और इसे अंतिम रूप से अनुमोदित करता है महासभा। आर्थिक समृद्धि होती है, इसका संबंध मुद्रास्फीति से है। उपभोक्ता की बजट का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड मार्शल। किस पंचवर्षीय योजना में कैलोरी प्राप्ति ग्रामीण 2400 कैलोरी तथा शहरी 2100 कैलोरी को गरीबी रेखा निर्धारण का आधार स्वीकार किया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना। सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। देखिए, जो सासेर कांगड़ी पर्वत शिखर है यह काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है लद्दाख में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत लद्दाख में है, अर्थात यह भारत में है। अर्थात यह कहां है? भारत में है, भारत में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आप सब लोग जानते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का है 3,08,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद जो है आपको महाराष्ट्र 3,07,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर आपको है महाराष्ट्र का। फिर आपको कर्नाटक का है 1,91,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का है 1,30,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। 1,30,000 समथिंग वर्ग किलोमीटर। तो आप सजा लीजिए 3, 5, 4, 2, 1। आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से हिमालय प्रदेश की किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है?
मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है, वही कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहा जाता है। टिकरपारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिकरपारा बांध परियोजना महानदी पर है। कहां है? महानदी पर। पीट एवं जैव मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत में पीट मृदा वाले क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है। हाँ, ये अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से प्रायः इनका रंग नीला हो जाता है। हाँ, दोनों सही है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में की गई है। इसका मुख्यालय कोलकाता में। अलियार, ईसापुर, कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? यह जल भंडार है। अलियार तमिलनाडु में है। अलियार तमिलनाडु में है। ईसापुर महाराष्ट्र में है। और कांसाबती जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। कांसाबती पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। तो ये तीनों जो है आपको जल के भंडार हैं। कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसल है? कपास और तंबाकू जो है खरीफ फसल है। खरीफ फसल है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई है 1948 में। 1948 में। सॉरी, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948, विभाग 1954। कौन सा विकल्प सही नहीं है? मतलब कौन गलत है? भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता सही है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद नहीं। कहां है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु सही है। आंसर बी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 68 किस नदी पर है? देखिए ये गोवा में मांडवी नदी पर है। गोवा में मांडवी नदी पर है। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत? 8.6। अनुसूचित जाति 16.6। अनुसूचित जाति 16.6, जनजाति 8.6। वाल्मीकि जनजाति किस राज्य में निवास करती है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में। नोगर वाइलम अभयारण्य अवस्थित है मेघालय में। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? छत्तीसगढ़ से है। आगे साइंस में आइए। मिलाइए साइंस। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस। टिटनेस। आगे। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? गन्ना। गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइरीमिडीन क्षार नहीं है? गुआनीन। गुआनीन। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी। रतौंधी। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वह आती है जल से। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। फिनॉल और फ्लेवोनॉइड। जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है? डी नंबर होगा उत्तर। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरोलिन। टेरिलीन। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ZnCO3। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? अल्फा कण।
निम्नलिखित में उच्च चालक कौन सा तत्व है? सिल्वर। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? विद्युत घानी तत्व का निकलना, विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता? अवतल। 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 कौन सा मूल मात्रक नहीं है? ओम। ओम मूल मात्रक नहीं है। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? संचालन। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है। चलिए इससे आगे मैथ रीजनिंग है।